नमस्कार, बजट पर हमारे खास शो बजट ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। बजट के बाद किस सेक्टर को क्या मिला है, ये सब बताने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपके साथ हाजिर है। साथ ही बजट पर दिग्गजों का कहना क्या है, क्या एनालिसिस निकल कर आई, ये सब हम जानेंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन आइए सबसे पहले विदेशी बाजारों पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत SGX निफ्टी की थोड़ी सी ढुलमुल यहाँ पर रही है। इनफैक्ट कुछ समय पहले तो 100 अंकों की कमजोरी थी, अब 75 अंकों की कमजोरी यहाँ पर रह गई है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में है सुस्ती, लेकिन कमोडिटी बाजार में बहुत भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सोना ऊपर तो कच्चा तेल नीचे। क्या हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, बताने के लिए दीप हमारे साथ हैं। दीप, यहाँ तो हम बजट में बिजी थे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत उलटफेर हो गया। एटलीस्ट कमोडिटी मार्केट और डॉलर इंडेक्स ने तो आज मतलब घुमा के रख दिया। बिल्कुल, क्या हो गया? फेड की पॉलिसी आई और उसका थोड़ा एक्शन बाजार में आते हुए दिखा। हालांकि फेड ने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रही है और दोनों तरफ का इंटरप्रिटेशन बन रहा है कि ये कमेंट्री पॉजिटिव मानी जाए, हॉकिश मानी जाए या फिर डविश मानी जाए फेड की तरफ से। तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आपने बाजार पर देखा और इसलिए भारी उतार चढ़ाव बना हुआ था जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। बाजार की बात करूं उससे पहले एक बार आपको मैं बता देता हूं कि कल अमेरिकी फेड ने क्या किया। 1/4% से ब्याज दरें बढ़ाई, ये सबने एक्सपेक्ट किया था, कोई सरप्राइज नहीं है। तो अब ये बढ़कर 4.5 से 4.25% की रेंज में आ चुकी हैं। बट इसके अलावा जो 2-3 कमेंट्स आए फेड चेयरमैन पावेल साहब की तरफ से, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि फाइनल रेट 5% या 5% से कम रह सकता है, यानी कि अगर आप यहां से भी देखें तो 1/4 या मैक्सिमम आप मानिए तो आधे % की रेट बढ़ोतरी और आ सकती है। अब आप इसे दोनों तरफ से ले सकते हैं, क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार की जो हाइक होगी वो आखिरी हाइक होगी, इसके बाद और हाइक्स नहीं आ सकती हैं। तो पावेल साहब ने ये नहीं कहा कि ये आखिरी हाइक है, पर उन्होंने एक आपको संकेत भी दे दिया कि शायद और ज्यादा हाइक्स या और बड़ी रेंज में फेड काम नहीं कर रहा है। 5% के आसपास ही अगर पावेल साहब मान रहे हैं कि फाइनल रेट हो सकता है, तो ये एक अच्छा संकेत बाजार ले रहा है। एक और बात उन्होंने कही कि 2023 में रेट कट की कोई संभावना नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि कई सारे जानकार मान रहे हैं कि साल के अंत से रेट कट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस पर पावेल साहब ने एक बार फिर से कहा है कि 2023 में तो उन्हें कोई भी रेट कट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये माना कि हाँ, इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम जरूर हुआ है, बट अभी भी एक ऊपरी स्तर पर बना हुआ है। तो डिसइन्फ्लेशन हल्का हल्का सा हमें दिख रहा है, बट कोई ऐसा बड़ा इन्फैक्ट या बड़ा कूल ऑफ अभी तक जो इन्फ्लेशन में हमें चाहिए वो हमें नहीं आते हुए दिखा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो हमारा अभी तक एफर्ट है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, वो बनी रहेगी। तो ये भी एक नेगेटिव ही है एक तरह से। शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट आप देख रहे हैं मार्केट में, या जो अभी रीसेंट कूल ऑफ आपने इन्फ्लेशन में देखा है, ये शॉर्ट टर्म है। हम लॉन्ग टर्म देखते हैं और उसमें अभी भी हमें उतना भरोसा नहीं आया है। तो आगे दरें और बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो अब इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से देख सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, आगे और रेट हाइक आने की जरूरत नहीं है। बट दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कह दिया है कि आगे और रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है और इस साल तो एटलीस्ट रेट कट नहीं होने वाला है। बट नॉनदलेस बाजार ने इसने लार्जली पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव बना था। उसके बाद हमने देखा निचले स्तरों से डाउ 500 अंक रिकवर होकर सपाट बंद हुआ। दिन की रेंज 700 750 अंकों की थी। ज्यादा एक्शन हमने आईटी स्टॉक्स में देखा है, ब्रॉडर मार्केट्स में देखा है। S&P 500 1% ऊपर था, नैस्डैक 2% ऊपर बंद हुआ है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेटा यानी कि फेसबुक का था। मार्केट आवर्स में तो शेयर 2-3% ही ऊपर था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में हमने देखा है मेटा का शेयर 20% उछला है, क्योंकि एक तो नतीजे बहुत ही बढ़िया आए थे एंड मोर इंपॉर्टेंटली $40 बिलियन का इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है। तो उसके दम पर थोड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। आज भी 3 दिग्गज आईटी कंपनीज के नतीजे हैं, एप्पल, अल्फाबेट और अमेजॉन। इस पर रहेगी नजर। फोर्ड और स्टारबक्स के भी नतीजे आने वाले हैं, तो यहां पर भी आपको करना है फोकस। यूरोप में आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों की पॉलिसी आएगी, तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जैसा आप बता रही थी, डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं 10 महीने में पहली बार 101 के नीचे आया है, तो उसकी वजह से कमोडिटीज में आप जबरदस्त एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोना तो हम देख रहे हैं, एक तो फेड पॉलिसी थी और डॉलर गिरने की वजह से 10 महीने की ऊंचाई पर है। $1980 तक सोने को हमने जाते हुए देखा है। साथ ही कल ओपेक की पॉलिसी भी आई। कच्चा तेल हम देख रहे हैं, यहां पर काफी गिरावट आई है, 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है। 83-84 पर ब्रेंट आपको आते हुए दिख रहा है। एक तो ओपेक पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया, खैर एक्सपेक्टेड ही था, बट मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिकी भंडार देखिए, 20 महीने की ऊंचाई पर अमेरिकी साप्ताहिक भंडार हैं, लगातार 3 हफ्तों से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी आपने कच्चे तेल पर कल प्रेशर देखा, हालांकि आज सुबह थोड़ा आपको पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है।
मेटल्स में कमजोरी है, एग्री कमोडिटीज में भी आपने कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं देखा। तो ओवरऑल फेड पॉलिसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ से बाजार ले सकते हैं, बट हमारे लिए अच्छी बात है कि एटलीस्ट डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ फिर से होते हुए दिखा है। और कहीं ना कहीं दीप वो एक्सपेक्टेड भी था। लगातार हमारे यहाँ जितने जानकार जुड़ रहे थे वो मान के चल रहे थे कि अब आप 100 और सब 100 लेवल्स के लिए डॉलर इंडेक्स में तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच दीप, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं कि आज सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ रहेगा, खबरों के दम पर किन शेयरों में हम आज मूवमेंट देखेंगे, दिसंबर तिमाही के नतीजे और पूरी डिटेल्स लेकर अरमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। अरमान, मॉर्निंग। सबसे पहले तो नंबर्स भी ढेरों आए हैं, सिर्फ बजट नहीं था, आपका डबल काम रहा है, तो जरा बताइए नंबर्स के एनालिसिस। जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर ब्रिटानिया की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑपरेशनली काफ़ी बढ़िया नतीजे दिख रहे हैं। आय में लगभग आपको 17% का उछाल दिखेगा, ग्रॉस मार्जिन्स भी बढ़िया इंप्रूव होकर आए, 38% से बढ़कर 44% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मार्जिन्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 15.1% से बढ़कर 19.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी काफ़ी बढ़िया 150% के आसपास का है, वहाँ पर आपको बढ़त आती हुई दिखी है। अशोक लेलैंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सभी पैमानों पर अगर आप देखेंगे जो हमारा एस्टिमेट्स था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 60% से भी ज़्यादा ऊपर जो है बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स डबल से ज़्यादा होते हुए दिखे हैं, 4% से बढ़कर 8.8% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे भी 5.8 करोड़ से बढ़कर 361 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप देखेंगे और एक्सेप्शनल गेन्स भी हैं, पर वो पिछली बार के कंपैरिजन में तो कंपैरेटिवली इस बार कमी है। आईडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, प्रॉफिट लगभग 15 गुना लगभग होता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप टोटल रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बढ़िया बढ़त दिखेगी, गिरावट के साथ आए हैं, लगभग 45% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और स्पेशल डिविडेंड भी दिया है लगभग 11 रुपये का। टाटा केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पर आय लगभग 32% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 17% से बढ़कर लगभग 22% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको 32% का उछाल दिखेगा। और उसी के साथ साथ अंत में अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो नतीजे आपको कमजोर दिख रहे हैं। आय तो हालांकि 2% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा कट दिख रहा है, 24.1% से गिरकर 20.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 56% का जो है वहाँ पे कटौती दिखेगी। चलिए, तो नंबर की एनालिसिस हो गई अरमान, लेकिन ये जरा बताइए कि खबरों के दम पर आज कहाँ एक्शन दिखेगा, एंड ऑफ कोर्स आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में आपको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाइटन जैसे कंपनियां हैं, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफ&ओ में 11 कंपनियां ऐसी हैं जिसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। बीएमसी का बजट जो है वो आज प्रेजेंट किया जाएगा। एफआईसीसीआई की जो पोस्ट बजट इंटरेक्शन है एफआईसीसीआई मेंबर्स के साथ, वो भी होगा। G20 मीटिंग्स हैं जहां पर सस्टेनेबल फाइनेंस वर्क ग्रुप की मीटिंग है, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भी आज होने वाली है। एक्स डेट है टीवीएस मोटर्स में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 5 का, और उसी के साथ साथ असीलिया सॉल्यूशन जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 35 का। ऑटो नंबर्स पे अपडेट है, जिसमें आप अशोक लेलैंड की बात करेंगे तो अनुमान से बेहतर जो है नंबर्स आए हैं। लगभग यूनिट्स जो हैं अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे तो 23% बढ़कर आती हुई दिखी है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अनुमान से थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। जनवरी में अगर आप कुल बिक्री देखेंगे तो 3.8 लाख से घटकर 3.56 लाख यूनिट्स आती हुई दिखी है। आइशर मोटर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर आए हैं नंबर्स। अगर आप टोटल वीईसीवी बिक्री अगर आप देखेंगे वहां पर आपको 32% का उछाल दिखेगा। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो स्टॉक फ्यूचर एसएल के साथ जो हुए करार के संबंध में उन्होंने अपडेट भी दिया है कि 31 जनवरी को इन्होंने 450 करोड़ का निवेश जो है वो पूरा किया है। और बिजनेस अपडेट्स में कोल इंडिया भी है, जहां पर जनवरी में कोल प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे लगभग 11.5% के आसपास बढ़ के आता हुआ दिखा है। और अंत में खबरों पे अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट अडानी इंटरप्राइजेस का एफपीओ, जो कि उन्होंने एफपीओ जो है वापस लेने का जो है उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए एफपीओ को वापस लेना है। ओके, चलिए, तो बजट में जो ऐलान हुए हैं उसके बाद तो मार्केट आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा ही, लेकिन ये भी वो अहम ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में हम एक्शन देखने वाले हैं। आइए अब सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन क्या रह सकता है इस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि बड़े ऐलान हुए हैं और उसकी बड़ी एनालिसिस भी हमने की है। और शुरुआत हम करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर के साथ, तो उसकी पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताइए बजट में क्या बड़े ऐलान हुए हैं, कितने इफेक्टिव लग रहे हैं, क्या लग रहा है? डेफिनेटली अगर कल बजट के बाद सबसे बुरी हालत किसी की हुई तो वो इंश्योरेंस सेक्टर की हुई। और पिछले 2-3 बजट से हम ये देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐलान आता है और इंश्योरेंस स्टॉक्स पिट जाते हैं, भले वो अच्छा हो खराब हो कुछ भी हो, लेकिन स्टॉक्स पिटते जरूर है। अब जो कल ऐलान आए उसमें सबसे पहले तो ये जो आपके नई टैक्स रजीम है जिसमें 7 लाख के आसपास की जो इनकम है उस पर आपको छूट दी गई और एटीसी जो है उसमें से हटा दिया गया है। तो माना जा रहा है कि अगर एटीसी हट जाता है तो जाहिर सी बात है लोग जो
टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में निवेश करते थे वो शायद अब नहीं करेंगे, और ये सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है आपको इंश्योरेंस काउंटर्स में देखने मिला, और आज भी आपको रिएक्शन देखने मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपने देखा कि यूलिप के अलावा जो दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसमें अगर आपका प्रीमियम 5 लाख के ऊपर है तो आपको जो इनकम होती है इन प्रोडक्ट्स में से उसके ऊपर टैक्स का एग्जेम्पशन जो पहले मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। ये दूसरा कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अनाउंसमेंट था, और बेसिकली सेक्शन 10D में ये जो छूट मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। हालांकि कंपनियों का कहना है कि उनका जो ओवरऑल एक्सपोजर है करीब 10 से 12% के आसपास आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कल हमने देखा और आज भी देखने मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेस ने जो है वो इंश्योरेंस काउंटर्स को डाउनग्रेड किया है। हालांकि कल एक अच्छी खबर भी थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि आज मुझे याद है कि करीब 1-2 साल पहले सरचार्ज के ऊपर जो अनाउंसमेंट आया था, जहाँ पे सरचार्ज बढ़ाया गया था, तब स्टॉक्स की पिटाई हुई थी। कल इस सरचार्ज को घटाया गया है, अधिकतम दर जो है 37% से घटाकर 25% का किया गया है। दरअसल ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है सरचार्ज कम होता है तो जो हाई इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके पास पैसा हाथ में ज़्यादा बचेगा, और शायद ये चैनलाइज होते हुए नजर आएगा आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। तो खबरें काफ़ी सारी थी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ज़्यादातर बुरी खबरें थी जिसका इम्पैक्ट आपने कल देखा और जिसके कारण आज काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स भी आए हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, लेकिन कुछ एक अच्छी खबर भी थी जो कि शायद कल के बुरे खबर के बीच में दब गई। देखते हैं इसका कितना इम्पैक्ट होता है। ऑफ कोर्स, और उसी के बड़े एनालिसिस आज हम होते हुए देखेंगे हमारे चैनल पे, तो आज भी दर्शकों को हमारे साथ ही जुड़े रहना है ये जानने के लिए कि अब उनके चुनिंदा सेक्टर्स में और पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या कुछ होने वाला है। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ कहाँ से निकल कर आ रही है और कहाँ पर आपको कमाई के मौके मिलने वाले हैं। तो कैश स्पेस की कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। 2750 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। 2540 तक का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाकर चलना है। अब आते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ। पॉलीकैप खरीद कर चलने की रिकमेंडेशन यहाँ पर आ रही है। टारगेट है 3070 का और 2961 का आपको इस पे स्टॉप लॉस लगाना है। और अंत में आनराठी सिक्योरिटीज LNT खरीद के चलने की सलाह है। खरीदारी की इस रिकमेंडेशन में 2070 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट आपको ऊपर मिल जाएगा 2320 रुपए का। इस बजट में जो बड़े ऐलान हुए हैं उनकी एनालिसिस तो आज दिन भर जी बिजनेस पर जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो हमने देखा लगातार जो DIIs हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक, उनकी तो यहाँ पर खरीद जारी है। भले ही कल फिगर थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन वो पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए। कैश स्पेस में भी अच्छी खासी खरीद दिखी। FNO स्पेस था, वहां पर 13,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली हाथ लगी है। तो अब जिस तरह के ग्लोबल मार्केट से संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जिस प्रकार के नंबर्स बनते हुए दिखे हैं, उन सब के बीच आपको आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, सब बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर आपको बधाई, क्योंकि कल #अनिल सिंघवी नंबर 2 पे ट्रेंडिंग था और हमारे चैनल को सबसे ज्यादा दर्शकों ने कल बजट के दौरान देखा है और बड़े मार्जिन से हमने जनरल न्यूज चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। नेहा, आपको, हमारी पूरी टीम और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बधाई, क्योंकि सबने मिलजुल कर जो काम किया उसका नतीजा आपको कल देखने को मिला है। क्योंकि ये एक बजट के दिन जो पूरी साल की सबसे बड़ी इवेंट है और उस दिन आपको पता चलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं। नॉर्मल डेज में आप कोई भी चैनल देख लें, कहीं भी आप बजट देख लें, कहीं भी कोई भी खबर देख लें, लेकिन जिस दिन जो साल का सबसे बड़ा दिन हो इकोनॉमी के लिहाज से, बाज़ार के लिहाज से, देश के लिहाज से, उस दिन अगर दर्शक पसंद करते हैं किसी बिजनेस देखना, तो ये वाकई में दर्शकों का प्यार है और उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बाकी आप सबको भी और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक बाज़ारों का सवाल है, संकेत मिले जुले हैं, कुछ अच्छे तो कुछ कम अच्छे। जहाँ एक और अमेरिकी फेड की बैठक खत्म हो चुकी है, ब्याज दरों पर फैसला भी आ गया, आगे के लिए आउटलुक भी ठीक है, तो अमेरिका से कहीं कोई झटका नहीं है। संकेत ठीक है, हमारा बजट भी ठीक था। रहा सवाल तीसरे फैक्टर का, जो अदानी ग्रुप के शेयरों की तेज़ गिरावट कल हुई है और उसके बाद आज कल देर रात जो खबर आई है FPO वापस ले लिया गया है, तो अब उसी के दम पर हम आगे बढ़ेंगे। बाजार को दो तरीके से देखना चाहिए, एक अदानी ग्रुप स्टॉक्स और बाकी दूसरा बाजार। तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ अदानी ग्रुप के शेयर और बैंक्स, ये दो ऐसे सेक्टर हैं
जो साथ साथ ट्रेड करेंगे और बाकी बाजार अलग तरीके से ट्रेड करेगा, जिसमें बजट के प्रावधानों के लिहाज से जो जो आया है उसके बेसिस पर सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो सकते हैं। तो मेरा ये समझना है कल की लोअर रेंज को होल्ड करने की कोशिश करेंगे बाजार, और कल की हायर रेंज में के पार निकलने की भी कोई जल्दबाजी है नहीं खेले, हालांकि हायर रेंज अब काफ़ी हायर नज़र आती है। तो 17,350 17,400 आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 101 पॉइंट 85 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, और अगर नीचे खुलते हैं 17,500 के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करता है निफ्टी, तो उसके बाद से खरीदारी की रेंज में बनता हुआ दिखेगा। लेकिन अच्छी जगह जो खरीदारी करने के लिए वो 17,350 17,400 आपके लिए निकल कर आती है अगर मौका मिले तो। ऊपरी स्तरों पर 17,800 17,900 आपके लिए रुकावट का काम करेगा। यहाँ पर आकर बाजार आपको रुकते हुए दिख सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, जो लोअर रेंज है यहाँ थोड़ी दूर है, क्योंकि कल और इस हफ्ते हमने 2 बार जो लोज बनाए हैं 39,400 39,500 की रेंज में बनाए, तो उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट है नहीं। हम बंद 40,500 पर हुए हैं, यानी कि 1000 पॉइंट नीचे की जगह है। अब वो हम जाते नहीं जाते हैं अलग बात है, लेकिन उससे पहले ढंग का सपोर्ट नहीं। एक छोटा सपोर्ट आपको 40,000 के आसपास दिखता है। तो मेरा ये समझना है 40,000 को एक छोटा सपोर्ट समझिए, वो नहीं तोड़ते हैं तब तक ठीक है दिन के लिए। अगर तोड़ते तो 39,425 39,500 है, ये भी ठीक निफ्टी की तरह ही है। अगर निफ्टी के कल के जो लोअर लेवल हैं वही बैंक निफ्टी के लिए भी कल के लोअर लेवल से उसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 41,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 41,000 को पार करके निकले टिके तो 41,400 से 41,650 ये वो हाई रेंज है जहाँ पर जाकर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता। तो फिर से एक वॉलेटाइल ट्रेड के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, ढेर सारे ट्रिगर्स भी हैं, और नतीजों की तो इतने ट्रिगर्स के बीच हम नतीजों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ बात करने के लिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं, वो ये कि आज फिर से हमारा पूरा दमदार पैनल बजट स्टॉक एक्सचेंज का आप सबके साथ में होगा। और फॉर ए चेंज हमने भी अपनी प्रोग्रामिंग में एक बदलाव किया है। स्टूडियो में शो करते करते बड़े बोर हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया, और जब पूरा पैनल साथ हो तो हमने भी आज डिसाइड किया कि हम शो बजट स्टॉक एक्सचेंज से करेंगे। तो 10-12 एनालिस्ट एक साथ हो, देश के दिग्गज एनालिस्ट, और उनके बीच में शो करने का आनंद ही अलग है। तो आज मैं और दीपी शो 8 बजे से बजट स्टॉक एक्सचेंज से करने वाले हैं। चलिए, हमें भी उसका इंतजार रहेगा। बट जैसे कि सर ने कहा कि एक और उतार चढ़ाव भरे सेशन के लिए आप तैयार रहिएगा। लेवल सर बता चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। 17,350 से 400 सपोर्ट रेंज है, 17,800 से 900 के पास सर ने कहा रुकावट वाली बैंड बनती हुई दिख रही है, और बैंक निफ्टी में 39,425 से 500 ये आप एक सहारे वाली जो रेंज है उसको पकड़ के चले, और ऊपर रुकावट वाली जो जगह है वो 41,400 से 650 के पास बनती हुई दिख रही है। चलिए, हमने समझ लिया कि इक्विटी मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट्स में आपको किस तरह का मूड मिजाज दिखेगा और कैसे उसे प्ले करना है। लेकिन अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की, और इसकी रणनीति समझाने के लिए, इस पर बात करने के लिए IIFL सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोने चांदी पर फोकस कर लेते हैं। सोने पे पर्टिकुलरली 10 महीने की ऊंचाई पर है, जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी है, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के दम पर आई है, अब क्या किया जाए? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। कल देखिए बजट में कुछ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है गोल्ड के आर्टिकल्स पे, तो उससे काफी हद तक डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट मिला। और साथ में इंटरनेशनल मार्केट अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम हुआ है और जिस तरीके से प्राइस बढ़े हैं, फेडरल बैंक ने क्वार्टर पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो उससे काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिला है, और हमने एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर आते हुए देखी है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है गोल्ड में देखने को मिलेगा। तो गोल्ड में करीबन 57,700 में MCX में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करें, 57,400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 58,300 तक गोल्ड में देखने को मिल सकता है। ओके, ये भी बता दीजिए कि कच्चे तेल में क्या करें, क्योंकि कल ओपेक ने जो किया वो तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन अमेरिका के वीकली भंडार जो निकल कर आए उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिवली सरप्राइज कर दिया अब क्रूड बुल्स को। देखिए, डेफिनेटली कल क्रूड की जो इन्वेंट्री बढ़ी है उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी स्टॉक बढ़े हैं, सप्लाईज बढ़ी हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 6,350 में 6,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,100 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, अच्छा, मेटल्स की चाल कुछ समझ में नहीं आई है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लंदन मेटल एक्सचेंज पर हमने सारे मेटल्स कल नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते हुए देखे, जबकि चाइनीज मार्केट्स में शंघाई मेटल्स थे वो सारे मजबूत ही बंद हुए हैं। तो आज हमें प्ले कैसे करना है मेटल्स को?
देखिए मेटल्स में अगर देखें तो यहाँ पर सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिल्वर बढ़ा है तो हमें लगता है कि उसकी वजह से बेस मेटल पे इंक्रीज होंगे। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट अब 101 के नीचे डॉलर इंडेक्स आ गया है, तो उससे काफी हद तक बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कल जो गिरावट आई है ये एक मौका है खरीदारी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में आज एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो कॉपर में करीबन 777 के आसपास खरीदारी करें, 772 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 793 तक देखने को मिल सकता है। साथ में देखें तो सिल्वर के अंदर भी हमें कंटिन्यूसली एक तेजी दिख रही है। तो सिल्वर भी हमें लगता है कि पूरे इंडस्ट्रियल मेटल से क्लू लेगा। तो सिल्वर और कॉपर, साथ में जिंक और एल्युमिनियम, ये सभी मुझे लगता है बेस मेटल के तौर पर एक बाउंस बैक इन सब में देखने को मिल सकता है। वेरी वेल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस कमोडिटी में कहाँ है आज कमाई के मौके। आइए अब आगे बढ़ते हैं और FIR का जायजा लेने का वक्त हो गया है। किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है और उनकी क्या रिकमेंडेशंस है, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। देखिए मॉर्निंग, सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज पर नज़र रखनी है। कल बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। सिटी की तरफ से HDFC लाइफ पर रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी के राय को बरकरार रखा गया है और जो लक्ष्य है वो 695 रुपये से सीधे घटाकर 595 कर दिया, तो नज़र रखेंगे। SBI लाइफ कल यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी, तो 1825 से लक्ष्य को घटाकर 1657 कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी के जो ब्रोकरेज हाउस हैं उन्होंने अपने व्यू को रिआइटरेट किया, लेकिन ब्रिटानिया यहाँ पर भी देखिए नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 4427 रुपये के लक्ष्य के लिए। जुबलेंट फूडवर्क्स नतीजों के बाद गिरा था ये स्टॉक, CLSA बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य 490 से घटाकर 415 रुपये कर दिया है। और अंत में वर्लपूल, यहाँ पर जेफरीज होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और लक्ष्य इन्होंने 1640 से घटाकर 1400 कर दिया है। ओके, चलिए, तो FII की पूरी डिटेल यहाँ पर रख दी है आशीष ने आपके सामने। तो बजट में हुए कुछ बड़े ऐलान, किस सेक्टर को क्या है मिला ये हम जानेंगे, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रियल्टी सेक्टर। इसके लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। अरमान पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, बताइए क्या देखने को मिला है यहाँ पे। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो खबर में आती हुई, जो आपको बजट में आती हुई दिखी, कि कैपिटल गेन से जो आपको घर खरीदेंगे पर वहाँ पर जो डिडक्शन है उसकी एक लिमिट लगा दी है कि वहाँ पर आपको डिडक्शन 10 करोड़ तक जो है वहाँ तक ही मिल सकता है, जो कि पहले लिमिट नहीं थी। तो एक तो ये चीज़ जो है जिसको देखा जा रहा है कि ये थोड़ी नेगेटिव मानी जा रही है। अच्छी चीज़ में अगर आप बात करेंगे तो PM आवास योजना जो है वहाँ को जितना एलोकेशन था, जो आवंटन था, वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है और वो 66% की आपको बढ़ोतरी दिखेगी और लगभग 79,000 करोड़, जो 79,000 करोड़ का जो है एलोकेशन किया गया है। अब उसी के साथ साथ जैसे नई टैक्स रेजिम में, जैसे आपको बताया ऑलरेडी कि 7 लाख तक अब नई टैक्स रेजिम में आपको कोई जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नई टैक्स रेजिम का जो पहले भी जब नई टैक्स रेजिम आई थी तो उसका रूल ही यही था कि अगर आप नई टैक्स रेजिम कर रहे हैं तो आपको फ्लैट रेट लगेगा, वहाँ पे आपको डिडक्शन कोई नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि अगर डिडक्शन, अगर आप नई टैक्स रेजिम अगर आपको ल्यूक्रेटिव हो गई या नई टैक्स रेजिम आकर्षक हो रही है, तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो जो आपका हाउसिंग लोन है वहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ें थी रियल एस्टेट के लिए। ओके, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। अब देखेंगे कि आज जब बाजार खुलते हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। और आम बजट को लेकर जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने बात की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। आइए आपको भी सुनाते हैं कि नई टैक्स रिजीम को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो हम स्पेसिफिक सेक्टर्स पर आते हैं सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी की जो बात है, एंड आई थिंक वो हर सेक्टर को इनकम्पास करती है, उसको कैसे पुश मिल रहा है इस बजट के थ्रू? नॉन पर्सनल डेटा सेट्स हैं, जैसे वेदर से रिलेटेड डेटा सेट्स है, ट्रैफिक से रिलेटेड डेटा सेट्स है, इनका किस तरह से उपयोग करके हाउ कैन वी प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू आवर सिटीजन्स, तो उसका भी एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ। और थर्ड अनाउंसमेंट हुआ AI के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। जी, 2023 इज़ अ लैंडमार्क ईयर फॉर AI, राइट? ChatGPT has shown that this can be a very useful product. अब उसको लेके आप जानते हैं कि इंडिया में टैलेंट का, इंडिया इज़ रैंक्ड एज नंबर 1 टैलेंट पूल फॉर AI, और जो ग्लोबल GPay विच इज़ द ग्लोबल अलायंस फॉर AI, उसकी लीडरशिप भी इंडिया के पास है इस बार। सो इट्स वेरी मच इन स्पिरिट ऑफ दैट। वहीं आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी ने इस बजट को लेकर कहा है कि ये काफ़ी बेहतर है और उनका कहना है कि सरकार का फोकस इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर है, जो कि अच्छी बात है। 2 तरीके से देखें, एक तो आंकड़ों को देखें कि क्या किया, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने के लिए कैपेक्स का जो है हाईएस्ट एवर एक 10 लाख का बजट में टारगेट किया है। रेलवेज में 2.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इन्वेस्टमेंट की तरफ पूरी नज़र एकदम रखी गई और वो उसको बढ़ाया गया।
और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो टैक्स रेट्स में, पर्सनल टैक्स रेट्स में जो किया है वो भी बड़ा सराहनीय है कि ये बड़ी एक्सपेक्टेड थी और इन्होंने जैसे एक्सपेक्टेशन थे उसके हिसाब से टैक्स को ठीक किया है। तीसरा जो मेन एक रहता है प्रेशर के भाई मार्केट की बोरोइंग कितनी करेंगे, फिजिकल डेफिसिट कितना रहेंगे, उसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर ने 5.9% का दे दिया है। लास्ट ईयर में भी 6.4 को मेंटेन किया है, 5.9 और कहा कि 4.5% हम ले जाएंगे 2 साल में। इससे लगता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने देश की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं डिटेल, उन सबको डिटेल में देख के उनका क्या करना चाहिए वो एक सॉल्यूशन इन्होंने इसके सामने रखा। बजट में जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें हमने देखा कि सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खासी मेहरबान रही है। तो क्या डिटेल रहे हैं इस सेक्टर को लेकर बताने के लिए आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, हम देखते हैं कि आमतौर पर एग्री में या दूसरे एरियाज पर फोकस रहता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ हमने बहुत बड़े ऐलान यहाँ पर होते हुए देखे हैं। क्या एग्जैक्टली हुआ है, कितने इंपैक्टफुल लग रहे हैं? देखिए काफ़ी इंपैक्टफुल है, जैसा कि आपने कहा कि बड़े ऐलान है। इनफैक्ट बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट अगर आप देखें तो केपेक्स ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिछले साल के मुकाबले 33% का इजाफा देखने को मिला है। जो टोटल एलोकेशन है ये बढ़कर हो गया 10 लाख करोड़ के आसपास। आप इसको सिग्निफिकेंटली ऐसे समझ लीजिए कि जीडीपी का करीब 3.3% जो है वो आपको सीधा अब इंफ्रा में जाते हुए नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार तो लगातार इंफ्रा पर फोकस बढ़ा रही है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि काफ़ी सालों से जो निजी केपेक्स है उसमें पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसको बढ़ाने के ऊपर भी जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं, यहाँ पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी जो सरकार का फंड बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका निर्माण किया गया। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो छोटे शहर हैं यहाँ पर भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारे एलोकेशन हुए हैं ट्रांसपोर्ट्स को लेकर, हाईवेज़ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और साथ में अगर आप देखें तो हाईवेज़ के साथ जो हवाई अड्डे हैं यहाँ पर भी सरकार का फोकस है, क्योंकि 50 नए हवाई अड्डे जो हैं इनको रिवाइव किया जाएगा, जिसके चलते आप देखेंगे कि पूरे देश भर में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें बड़ा इजाफा आएगा। लेकिन बड़ी हाईलाइट तो ये है कि जीडीपी का करीब 3.3% जो है इंफ्रा खर्च जो केपेक्स करेगी सरकार 10 लाख करोड़ करेगी, बहुत सिग्निफिकेंट है। सरकार लगातार इस बारे में कई प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा भी करती रही है और कॉर्पोरेट्स की बड़ी डिमांड में भी इंफ्रा को बूस्ट मिलना एक बड़ी मांग थी और वो एग्जैक्टली सरकार करती हुई नजर आई है। तो इंफ्रा सेक्टर को तो बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन बड़ा बूस्ट हमने पावर सेक्टर को भी मिलता हुआ देखा है और उसकी पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई है। नुपुर, कितना पावरफुल रहा है पावर सेक्टर के लिए बजट? जितना इंफ्रा फुल था उतना ही पावरफुल पावर भी रहा है बिल्कुल। और स्पेशली ग्रीन एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कुछ प्रायोरिटीज़ में भी था वो वित्त मंत्री की ग्रीन ग्रोथ। तो इस साल जो बजट की 7 प्रायोरिटीज़ अनाउंसमेंट आई थी कल, उसमें एक पार्ट था, चाहे वो ग्रीन फूल हो, फार्मिंग हो, मोबिलिटी हो, बिल्डिंग हो, इक्विपमेंट हो, उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फोकस में था कल उनके स्पीच में और बजट में। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकार ने भी काफ़ी ज़्यादा जोर डाला था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो पावर ग्रिड ट्रांसमिशन है उसके उपकरण में भी बढ़त होने का अब अनुमान लग रहा है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए सरकार ने करीबन 35,000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट में किया है। 4,000 मेगावाट क्षमता की जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज है उसका भी वो भी होने वाला है। और लद्दाख में 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है, जिसके लिए सरकार 20,700 करोड़ लगाने वाली है, जिसमें से केंद्र से 8,300 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। और पावर सेक्टर से देखें तो पीएससी कंपनीज को भी करीबन 60,805 करोड़ का एलोकेशन इस बजट में दिया गया। और इसमें कुछ नाम थे एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन और पावर ग्रिड जैसे कुछ नाम थे, जहाँ पे इस बजट में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन रहा और फोकस में ग्रीन एनर्जी और पावर इस बार बना रहा। ओके, चलिए, तो पावर सेक्टर को भी अच्छा खासा मिला है बूस्ट। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, कल तो आपने बजट के दौरान जी बिजनेस को अपना भरपूर प्यार दिया और हमें सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंडिंग और नंबर 1 बनाया है। आज आपको एक और काम करना है और वो ये कि आप जब जी बिजनेस देख रहे हैं तो अपनी एक सेल्फी खींच के हमें ज़रूर भेज दीजिए। और आपको कैसे भेजनी है, जब आप इसे ट्वीट करेंगे या सोशल मीडिया पर डालेंगे तो इस्तेमाल करिए #BudgetOnZee और #AnilSinghvi का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बजट में ऑटो सेक्टर से जुड़े
कुछ बड़े ऐलान हुए हैं, उन पर फोकस कर लेते हैं। कुशल, बताइए ऑटो सेक्टर को क्या मिला है? बिल्कुल, देखिए ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बड़ा फोकस रहा है इस बारी के बजट में, और इसके लिए ईवी को लेकर काफ़ी अच्छे ऐलान होते हुए दिखे हैं। सबसे पहले तो लिथियम आयन बैटरी को लेकर जो ऐलान होते हुए दिखे हैं उस पर फोकस रखना है हमें, क्योंकि इससे जो जुड़े हुए कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरी का इंपोर्ट किया जाता है उस पर कस्टम्स ड्यूटी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी है, तो ये हटा दी है। तो इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा जितने भी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है भारत में उनको मिलता हुआ दिखेगा। एंड लार्जली जो ईवी की प्राइस है, जो कि बैटरी कंपोनेंट काफ़ी बड़ा हिस्सा फॉर्म करता है इनके ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर का, वो सस्ती होती हुई दिखेंगी। यही नहीं, जो लिथियम सेल्स पर कस्टम्स ड्यूटी है वो भी 21% से घटाकर 13%, और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकार ने ऑलरेडी अपने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं और राज्य सरकारों को भी इससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो स्क्रैपेज से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उन पर भी आपको फोकस रखना है, और नई डिमांड जिन OEM से क्रिएट होगी उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल ये ऑटो स्पेस के लिए ऐलान किए गए थे।